हेलो एंड वेलकम ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं DRX विकास आप सभी का DB प्रो एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों GNM नर्सिंग 2024 यूपी, दिल्ली एवं सभी राज्यों के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 60 में से 60 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। आपके प्यारे बच्चों 60 में से 60 नंबर दिलवाने की कोशिश मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। प्लस में इस वीडियो के अलावा और भी वीडियोज़ हमारे चल रहे हैं, उनको अगर आप वॉच करते रहेंगे प्रॉपर तो आपका साइंस का सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 सारे टॉपिकों के बारे में क्लियर करूँगा मैं आपको। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे वो साइंस के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ जो कि आपको रट लेने होंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ। आपकी रोज़ लाइव क्लास चलती है 7 बजे, शाम 7 बजे रोज़ आपकी लाइव क्लास चलती है। अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो तो शाम 5 बजे आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। साइंस की 10th लेवल का साइंस का आपको लेवल पढ़ाया जा रहा है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। जब बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ प्यारे बच्चों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके प्यारे बच्चों। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हो और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नोटिफिकेशन जो भी आती है सब हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जनरल देना चाहता हूँ हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स के बारे में। टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टा व्हाट्सअप ग्रुप आपको सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं। आप अगर कहीं पे भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हो, आप जोन सी साइट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, ईमेल ID आपको मेंशन कर रखे, आप ईमेल भी कर सकते हो। प्लस में आपको हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं। आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए, आपका भाई आपके साथ में हमेशा खड़ा रहता है आपके लिए, आपके कोई भी हेल्प के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हो, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ प्यारे बच्चों। बताओ प्यारे बच्चों, सबसे 81st क्वेश्चन आपके सामने है, 81 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है प्यारे बच्चों। आंसर आपको देना होगा क्वेश्चन का, उसके बाद में आंसर मैं आपको बता दूंगा। आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं 30 क्वेश्चन में से, वो आपको देखना होगा। ठीक है, आपको 30 क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें से कितने क्वेश्चन सही निकलने हैं आपको स्कोर लास्ट में बता के जाना होगा। आंसर पहले आप दीजिए ताकि यहाँ पे खुद भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सको अपने आप का। ठीक है, और आप भी मोटिवेट होगे, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, एक तरह से टेस्ट है आपके लिए। बताओ भाई, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है भाई? यह ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का अर्धचालक होता है, सुचालक होता है, या फिर ऊष्मा का चालक और कुचालक दोनों हैं। प्यारे बच्चों बताओ, धातु के बर्तन में ही हम खाना क्यों बनाते हैं? घरों में खाना धातु के बर्तन में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये क्या होता है, ये क्या होता है? बताओ भाई, करेक्ट आंसर लगाओ। वेरी गुड, जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं ना उनका आंसर करेक्ट है भाई। जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। सुचालक होता है भाई, सुचालक, ऊष्मा का सुचालक, यानी सुचालक का मतलब चालन करने वाला। तो प्यारे बच्चों, धातु के बर्तन में खाना इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, ऊष्मा का सुचालन करते हैं। ऊष्मा का सुचालन करते हैं, ऊष्मा का सुचालक करते हैं, मतलब सुचालन करने यानी ऊष्मा को चालन में हेल्प करते हैं। जैसे ही आप इन बर्तनों में खाना बनाते हो तो आपको पता है कि इसमें ऊर्जा है, जैसे गर्म होते हैं बर्तन, जैसे ही गर्म होते हैं तो पूरी ऊर्जा है, पूरा गर्म होता है, पूरा बर्तन गर्म हो जाता है, जिसे क्या है, ऊष्मा है, ऊष्मा मिलती है, जो ऊष्मा पूरे बर्तन में चारों तरफ फैल जाती है, तब खाने को बनाने में हेल्प करती है। यानी ऊष्मा का क्या है, सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा का चालन करने में मदद करते हैं धातु के बर्तन, ताकि जल्दी से गर्म हो सके। इसलिए बर्तन कौन से यूज किए जाते हैं, धातु के। ओके, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर C है। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसके सतह पर एक गैस चिपक जाती है। तो भाई गैस कौन सी है भाई? कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगती हैं, जल में तैरने लगती है। क्यों तैरने लगती है भाई, बताओ क्यों तैरने लगती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम जल में क्यों तैरने लगती है? क्योंकि ये जल के साथ में क्या कर जाती हैं भाई, जल के साथ में क्या कर जाती हैं, अभिक्रिया कर जाती है H2O के साथ में। अब H2O के साथ में जब ये अभिक्रिया कर जाती है H2O के साथ में, तो ऑक्सीजन है वो उनके साथ में मिलकर ऑक्साइड बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। फिर गैस कौन सी निकलेगी भाई? कौन सी गैस निकलेगी भाई? कौन सी गैस है जिससे उसकी सतह पर चिपक जाती है? वह हाइड्रोजन गैस होगी प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन गैस होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A है आपका। करेक्ट आंसर, जो भी स्टूडेंट A लगा रहे हैं वेरी गुड, उनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा, हाइड्रोजन गैस होगी। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? बताओ भाई, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? बताओ भाई। AU एओरम बोला जाता है, जिसको यूरम बोला जाता है, AURUM। ठीक है, यूरम बोला जाता है। PBAG पोटेशियम, PB को क्या बोलते हैं जानते हो क्या? PB जिसको लेड बोला जाता है, PB को लेड बोलते हैं भाई। ठीक है, PB को लेड बोलते हैं। और AG सिल्वर होती है हमारी, AG क्या होती है, सिल्वर होती है। और K को क्या बोलते हैं, पोटेशियम।
पोटेशियम। बताओ भाई कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया कर सकती है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी भाई बताओ। करेक्ट आंसर दो, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा भाई पोटेशियम। पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, पोटेशियम। तो पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो जल के साथ में क्या कर जाती है, अभिक्रिया कर जाती है। पोटेशियम जल के साथ में अभिक्रिया करती है भाई, ध्यान रखना। करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पोटेशियम। ओके, कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है, पोटेशियम। पोटेशियम जल के साथ में अभिक्रिया करती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। बताओ भाई किस विधि द्वारा किया जाता है सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन द्वारा, चुनकर, चुंबक द्वारा, अपचयन विधि द्वारा, किस धातु द्वारा किया जाता है भाई। सिल्वर 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 और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड भाई बताओ क्या होगा। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, किस विधि द्वारा किया जाता है। राइट आंसर बताओ भाई, राइट आंसर बताओ भाई किस विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए आंसर लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा भाई, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन जानते हो विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन होता है जब कोई भी विलयन होता है, कोई भी विलयन होता है उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन का क्या होता है, विलयन अपने घटकों में टूट जाता है। विद्युत अपघटन, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटन होना यानी घटकों में टूट जाना, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा होता है, विद्युत अपघटन द्वारा होता है, ठीक है। विद्युत अपघटन द्वारा होता है यानी विद्युत धारा हम किसी विलयन में प्रभावित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से अपने घटकों में टूट जाना, विलयन का, विलयन में उपस्थित, ठीक है, विलयन में उपस्थित धातुओं का अपने घटकों में टूट जाना विद्युत अपघटन द्वारा। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, अगला क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है भाई बताओ। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। धातु के ऑक्साइड को गर्म करके, धातु के ऑक्साइड पर अम्लीय अभिक्रिया से धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर, अपघटन विधि द्वारा। बताओ भाई सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं को निष्कर्षण कैसे करेंगे हम। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, प्यारे बच्चों नीचे आने वाली धातुएं क्या होती है, अभिक्रियाशील धातुएं होती है। अभिक्रियाशील कैसी धातु होते हैं, अभिक्रियाशील धातु होती है। अभिक्रियाशील धातु होती है तो उनको निष्कर्षण हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई। ये अभिक्रियाशील होती है, अभिक्रियाशील होने के कारण ऑक्साइड को गर्म करने पर धातु में बदल जाते हैं भाई। क्या होते हैं भाई, ऑक्साइड को गर्म करने के कारण। देखिए आपको मैं राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, और ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं ना उनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु के ऑक्साइड को गर्म करके, ठीक है। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं को निष्कर्षण कैसे करेंगे हम, धातुओं को ऑक्साइड को गर्म करके। अब धातुओं को ऑक्साइड को गर्म कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप नीचे आने वाली धातुएं अभिक्रियाशील होती है। कैसी होती है, अभिक्रियाशील होती है। अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील होने के कारण, अभिक्रियाशील होने के कारण ऑक्साइड को गर्म करने पर धातु में बदल जाती है, ठीक है। अभिक्रियाशील होती है जब इनके ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो ये क्या करते हैं, गर्म करते हैं धातु के ऑक्साइड को गर्म करके। अभिक्रियाशील होती है जब इनके ऑक्साइड के धातु है, धातु के ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये किस में बदलता है, धातु में बदल जाता है, धातु में बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि Hg पारा, पारा मरकरी जिसको बोला जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, और दूसरा क्या है, जैसे पारा का जो अयस्क है ना सिनाबार, पारा Hg जिसको मरकरी बोला जाता है, इसका अयस्क क्या है, सिनाबार, जिसका फॉर्मूला क्या है मरकरी सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड। मरकरी सल्फाइड को जब हम गर्म करते हैं ना, इसको गर्म करने पर ये किस में बदल जाता है, ये पेरोक्साइड में बदल जाता है, पेरोक्साइड में बदल जाता है मरकरी सल्फाइड। देखिए यहाँ पे धातु क्या है, धातु क्या है यहाँ पे Hg यहाँ पे क्या है, धातु है, Hg धातु है तो इसका अयस्क क्या है भाई, सिनाबार बन रहा है HgS, ठीक है। इसका अयस्क क्या है, सिनाबार। जब इसको हम गर्म करते हैं, इसके ऑक्साइड को गर्म करते हैं, इसके ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो क्या किस में बदल जाता है, ये पेरोक्साइड में बदल जाता है, पेरोक्साइड में बदल जाता है। तो कैसे होगा निष्कर्षण, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं को निष्कर्षण कैसे किया जाएगा भाई, धातु के ऑक्साइड को गर्म करके, यानी कि गर्म करके। ओके, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, सिनाबार को गर्म करते हैं हम तो इसमें ऑक्साइड पेरोक्साइड में बदल जाता है, पेरोक्साइड में, ठीक है, पेरोक्साइड में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब बताओ अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। बताओ भाई कौन सी धातु कमरे के ताप पर
कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर द्रव होती है भाई। ब्रोमीन Hg होती है, Cu कॉपर होती है, एल्यूमिनियम होती है। बताओ भाई कौन सी होती है? Hg मरकरी, अभी बताया मैंने भाई मरकरी। कौन सी होती है? कौन सी धातु होती है? कौन सी है धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? बताओ भाई कौन सी है धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है? जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं वेरी गुड, ए आपका करेक्ट आंसर होगा Br, ब्रोमीन होती है भाई। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर कैसी होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन, भाई ध्यान रखना, द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, भाई जो भी स्टूडेंट ऐसी बुक लेना चाहता है ना, ऐसे एमसीक्यूज़ की 10th लेवल के साइंस के एमसीक्यूज़ की, जो भी स्टूडेंट जीएनएम नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर जो भी करना चाहता है, आगे जीएनएम नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर 10th लेवल के साइंस की एमसीक्यू लेना चाहता है, वो मेरे को नंबर पर मेंशन कर सकता है भाई। नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकता है। आंसर और दिख गया आपको, नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिए थे 7877767460 पर मैसेज करके बुक प्राप्त कर सकता है भाई। ठीक है, जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वो ले सकता है, जिसमें 1900 प्लस एमसीक्यूज़ आपके होंगे। 1900 प्लस एमसीक्यू साइंस के उसमें कवर किए गए हैं प्यारे बच्चों। तो आप मेरे को कांटेक्ट करिए, आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बताओ भाई कौन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक, कैसा भाई? उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, और यौगिक भाई उच्च गलनांक वाला है और जल में विलेय है, तो तत्व क्या होगा भाई? कौन सा तत्व होगा, कौन सी धातु होगी जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है भाई? बताओ कौन सा होगा इसमें? राइट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर बताओ भाई, कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रही है भाई? कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रही है? कैसा उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रही है भाई? बताओ राइट आंसर बताओ। जल में विलेय हो रहा है, ये भी ध्यान रखना। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कैल्शियम, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, फेरस। बताओ भाई क्या होगा? राइट आंसर बताओ भाई, राइट आंसर बताओ क्या होगा? राइट आंसर बताइए। कैल्शियम, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं ना कैल्शियम, जिनका राइट आंसर होगा भाई, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं कैल्शियम। अब सर कैल्शियम कैसे होगा? कैल्शियम ऐसा होगा कोई भी धातु, अब धातु आप कैल्शियम ले लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर रही है, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में, यानी O2 के साथ में, और उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रही है। तो ये क्या निर्मित करती है? उच्च गलनांक वाला यौगिक क्या होता है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये निर्मित करती है। अब इसको पहले तो आप संतुलित कर लें, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो यहाँ पे भी हम कहा कि ये क्या कैल्शियम के 2 अणु बना देंगे। तो यहाँ पे हम देखिए इसको संतुलित करेंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, यानी 2CaO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 अणु। ओके, इसको संतुलित कर लेंगे। अब ये क्या आयनिक यौगिक है? ये क्या है? एक आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक, ध्यान रखना भाई, एक आयनिक यौगिक है जिसका गलनांक उच्च होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है जिसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है, ठीक है। अब इसका गलनांक उच्च होता है, तो इसके किसमें भाई, किसमें क्या कह रहा है? देखिए उच्च गलनांक, इसका गलनांक तो उच्च हो गया, लेकिन क्या कह रहा है? यह यौगिक जल में विलेय है, यानी कि CaO कार्बन, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड नहीं होगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या कह रहा है? जल में विलय, यानी कि H2O के साथ में भी यह अभिक्रिया कर रहा है, H2O के साथ में भी अभिक्रिया कर रहा है। तो ये क्या बन रहा है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यानी कि क्या जल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, नहीं कर रहा है? ये देखिए यह यौगिक जल में विलय है, यानी जल में विलय है या नहीं है? जल में विलय है, तभी तो भाई जल के साथ में अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं ना कैल्शियम, वेरी गुड, उनका करेक्ट आंसर होगा ए। भाई समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? कोई भी धातु जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपका कैल्शियम का ले लीजिए, कैल्शियम किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना रही है? कैल्शियम ऑक्साइड बना रही है। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्या है? कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? उच्च गलनांक वाला यौगिक, यानी ये आयनिक यौगिक है, वो क्या है? उच्च गलनांक वाले यौगिक होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? जल में विलय है, यानी कि जल में विलय है या नहीं है? देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को आप जल में विलय है या नहीं है चेक करेंगे आप। देखिए H2O के साथ में अभिक्रिया करवाओ तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यानी कि जल में विलय है, तो यह तत्व कौन सा होगा? कैल्शियम होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन। ओ भाई कहाँ पहुँच गया? आंसर और दिख गया बच्चों को। बताओ भाई अगले क्वेश्चन का आंसर दो, धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। धातु
कि किस गुण पर द्योतक है, यानी किस गुणकर का द्योतक है भाई बताओ, किस गुणधर्म का द्योतक है, यानी किसका गुणधर्म है भाई बताओ, किसका गुणधर्म है, ये किसका गुण है भाई बताओ। धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती है, ये गुण है भाई। आपने पढ़ा होगा आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता भाई, आघात वर्ध्यता आपने अगर 10th में पढ़ा हो तो आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता जब आप पढ़ोगे ना तो इसमें इसका गुण आता है। आघात वर्ध्यता का क्या होता है कि धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती है, धातुओं को पीटकर क्या बनाई जाती है, चादरें बनाई जा सकती है। यह धातु के किस गुण का द्योतक है भाई, यह धातु का आघात वर्ध्यता होता है, आघात वर्ध्यता, ठीक है ध्यान रखना। तो आघात वर्ध्यता का गुण क्या हो गया, धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। तो धातुओं को हम हथौड़ी से जब हम पीटते हैं, हथौड़ी से जब हम पीटते हैं तो उनसे चादरें बनाई जा सकती हैं, धातुओं से, ठीक है, चादरें बनाई जा सकती हैं, चादरें, ठीक है। वो चादरें नहीं है जो आप ओढ़ने की सोच रहे हो, कहीं ओढ़ने वाली चादर है भाई, यहाँ पे ओढ़ने वाली चादर नहीं होगी, ये चादर दूसरी है भाई, जो धातुओं की चादर आती है वो चादरें है, ठीक है। तो किस गुण धर्म का द्योतक है भाई, आघात वर्ध्यता, ठीक है, आघात वर्ध्यता। अगला क्वेश्चन देखिए अब आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। अब ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है भाई, 1 ग्राम सोने से कितने लंबी तार खींची जा सकती है बताओ भाई। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोना सिर्फ 1 ग्राम है, आप सोच भी नहीं सकते 2 किलोमीटर, सर 2 किलोमीटर कैसे हो जाती है, लेकिन भाई सोना की तन्यता इतनी होती है, सोना की तन्यता इतनी ही होती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तार लंबी खींची जा सकती है भाई। देखिए आप सोच नहीं सकते 1 ग्राम सोना कितना सा होता है जिससे 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। क्वेश्चन आ सकता है आपको, यह क्वेश्चन आपको आ सकता है भाई, यह क्वेश्चन आपको आ सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है, 2 किलोमीटर लंबी, ध्यान रखना भाई, यह क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धातु के यह किस गुणधर्म क्या कहलाता है भाई, धातु का यह गुणधर्म क्या कहलाता है। 89 में राइट आंसर लगा रहे, वेरी गुड। तन्यता, मैं बता चुका हूँ भाई, तन्यता सोना में क्या कैसा गुणधर्म पाया जाता है भाई, सोना में तन्यता पाई जाती है। इसी तन्यता के कारण ही तो 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं भाई। आप आयरन की लेकर देखो, आप और किसी की स्टील की लेकर देखो, वो आप लोहे की लेकर देखो भाई, 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो क्या। और आप सोने से, गोल्ड में कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण, इस तन्यता के गुण कारण ही इसमें 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। तो प्यारे बच्चों इस लाइव सेशन को एक बार शेयर तो कर दीजिए, प्यारे बच्चों लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दे भाई। जो भी स्टूडेंट हैं जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ऐसे और भी MCQ क्वेश्चंस की क्लास लेने के लिए चैनल के साथ में ज़रूर जुड़ जाना है, ओके। और लाइव को भाई लाइक कर दो, सभी स्टूडेंट लाइक करके शेयर कर दीजिए, सभी भाई, सभी शेयर कर दियो भाई, सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं लाइव को भाई शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, ओके। बताओ भाई, लेड और मरकरी ऊष्मा के कैसे होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, अचालक होते हैं, जल्पतम नहीं है भाई, अल्पतम है, ये ध्यान रखना, अल्पतम चालक हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ भाई। लेड और मरकरी ऊष्मा के अच्छे चालक हैं, अचालक हैं, अल्पतम चालक हैं, कैसे हैं भाई बताओ, कैसे हैं। राइट आंसर 90 में आपका करेक्ट आंसर लगाओ, करेक्ट आंसर क्या होगा, वेरी गुड। लेड और मरकरी क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, अचालक है। कैसे हैं भाई, अचालक हैं लेड और मरकरी क्या है, अचालक है भाई। लेड और मरकरी आपके Hg को क्या बोला जाता है भाई, मरकरी, और लेड Pb को बोला जाता है भाई, Pb और Hg ऊष्मा के कैसे हैं, अचालक हैं, ठीक है, ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं ये। अचालक क्यों है, क्योंकि ये ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं लेड और मरकरी, इसलिए इनको अचालक कहा जाता है। जो भी स्टूडेंट बी लगाए उनका करेक्ट आंसर है भाई, करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट बी लगाए हैं। अब करो भाई अगला क्वेश्चन का आंसर दो भाई, अगला क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है भाई। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड भाई, जिंक ऑक्साइड ZnO और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसी होती है, इनकी प्रकृति अम्लीय, क्षारकीय, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर लगाओ भाई, क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा लगाओ। 91 आपका करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो आप, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है भाई, क्षारकीय, ठीक है, क्षारकीय आपका राइट आंसर होगा, क्षारकीय। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है भाई, क्षारकीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है,
क्षारीय होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ध्यान रखना, ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। क्षारीय होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बताओ भाई अगला क्वेश्चन बताओ। 92 कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में Zn डालने पर जिंक सल्फेट कैसा लवण बनाता है भाई? कैसा लवण बनाता है कॉपर सल्फेट CuSO4? CuSO4 के विलयन में क्या डाल रहे हैं हम? CuSO4 कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में कैसा होता है? विलयन का रंग नीला होता है। इस विलयन में अगर हम Zn डालते हैं जिंक, तो जिंक सल्फेट का कैसा लवण प्राप्त होता है? बताओ भाई। जिंक सल्फेट का क्या बनेगा? ZnSO4 बन जाएगा भाई। जिंक से अगर अभिक्रिया करेगा तो ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है आपको ये बताना होगा यहाँ पे। बताओ भाई कैसा लवण बनता है? नीला, पीला, वर्णहीन, इनमें से कोई नहीं। 92 में राइट आंसर दो भाई। वर्णहीन, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं ना 92 में जो भी स्टूडेंट सी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा वर्णहीन। तो यहाँ पे जो ZnSO4 बनता है जिंक सल्फेट भाई वर्णहीन होता है, ठीक है। जिंक सल्फेट है वो वर्णहीन होता है, उन पे कैसा भी कलर का रंग नहीं होता है, ठीक है। वर्णहीन का मतलब होता है कलर नहीं आता है इस पर, ठीक है। जिंक सल्फेट का जो कलर होता है वो बिल्कुल नहीं होता है भाई। जिंक सल्फेट ZnSO4 जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है भाई? वर्णहीन होता है जिंक सल्फेट कैसा लवण है? वर्णहीन लवण बनेगा। यहाँ पे जिंक सल्फेट ZnSO4 बनेगा, वो वर्णहीन लवण बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना, जिंक सल्फेट कैसा लवण है? वर्णहीन लवण है। आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले तनु देखिए, Zn जिंक पर तनु H2SO4। Zn को क्या बोलते हैं? जिंक। इस पर क्या करवा रहे हैं हम? तनु H2SO4। तनु H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है भाई? मैं बता चुका हूँ। चाहे H2SO4 पर हम Zn की अभिक्रिया करवा ले, चाहे Zn पर हम H2SO4 की अभिक्रिया करवा ले, बात वही है बच्चों। बात वही है। Zn पर हम H2SO4 की अभिक्रिया करवा दें या फिर H2SO4 पे हम Zn की अभिक्रिया करवा दें, बात वही है, सेम। कौन सी गैस निकलती है मैं बता चुका हूँ आपको। 93, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर भाई हाइड्रोजन आपका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन इज करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। हाइड्रोजन जो भी स्टूडेंट ये लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई? एल्यूमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है भाई? बताओ। एल्यूमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड, ठीक है, क्या चढ़ा रहे हैं? मोटी ऑक्साइड चढ़ा रहे हैं भाई। ऑक्साइड चढ़ा रहे हैं, मोटी ऑक्साइड चढ़ा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे भाई? एल्यूमिनियम की सतह पर, एल्यूमिनियम की सतह क्या? एल्यूमिनियम की मोटी सतह पर। ध्यान रखना भाई, इसको सही कर लेना। एल्यूमिनियम की सतह पर, एल्यूमिनियम की सतह कैसे मोटी? एल्यूमिनियम की मोटी सतह पर हम ऑक्साइड चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है वो पूछा गया है आपसे। एनोडीकरण, जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? 94 में राइट आंसर, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एनोडीकरण। एनोडीकरण कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? एनोडीकरण कहा जाता है। एल्यूमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम? एनोडीकरण कहते हैं प्यारे बच्चों। एनोडीकरण 94 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब सर एनोडीकरण कैसे कहते हैं? एनोडीकरण इसीलिए कहते हैं क्योंकि ऑक्साइड है, ऑक्साइड की परत चढ़ा रहे, ठीक है, ऑक्साइड चढ़ा रहे हैं हम। ऑक्साइड चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? एनोडीकरण कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए एल्यूमिनियम की जो सतह है, एल्यूमिनियम की सतह पर हम ऑक्साइड चढ़ाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? एनोडीकरण कहेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? बताओ भाई। धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 95 में करेक्ट आंसर दीजिए भाई। धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती हैं? धातुएं भाई, धातु कोई सी भी ले लो भाई। धातु जब H2O से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? बताओ भाई, कौन सी गैस निकलती है? इसमें से ऑक्सीजन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, या फिर कोई सी भी नहीं निकलती। 95 में करेक्ट आंसर, 95 में आपका राइट आंसर लगाओ भाई। 95 में करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो जो भी स्टूडेंट 95 में आपका आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। मैं आपको बता चुका हूँ भाई ये आंसर जो भी स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस की क्लासेज अटेंड किए वो स्टार्टिंग से उनको पता है। हाइड्रोजन में बता चुका हूँ भाई, कोई सी भी धातु है वो जल से अगर अभिक्रिया कराएगी तो ऑक्साइड बनाएगी,
ऑक्साइड बनाएगी, फिर कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्साइड बना के हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ऑक्साइड बनाकर हाइड्रोजन गैस को बाहर निकल जाएगी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपका राइट आंसर बी होगा। अब चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रोमीन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, ब्रोमीन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है भाई, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, बताओ भाई। राइट आंसर दो इसमें, डीबी प्रो एजुकेशन पर राइट आंसर दीजिए भाई। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनल के साथ में जुड़ जाना ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और आपको पता होगा आपकी बायो की क्लास है वो रोज़ चलती है भाई, बायो की क्लास दोपहर 2 बजे आपकी लाइव चलती है। और जो भी स्टूडेंट बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, मैथ की जगह कौन सी सब्जेक्ट, बायो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी पीसीबी सब्जेक्ट्स के अगर एमसीक्यू लेना चाहता है तो वो हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है। जो भी स्टूडेंट पीसीबी प्लस साइंस आपकी 10th लेवल की जो कि जीएनएम में पूछी जाती है, जीएनएम में आपकी 10th लेवल की अगर साइंस एमसीक्यू लेना चाहते हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एमसीक्यू लेना चाहते हो तो 7877677460 पर आप मेरे को मैसेज करके आप बुक प्राप्त कर सकते हो, आप एमसीक्यू क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हो। प्यारे बच्चों, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं ना पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, उन सब चैप्टर से आपके 100+ एमसीक्यूज है, यानी कि हर चैप्टर आपके केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपके करीबन 14 चैप्टर है, फिजिक्स में आपके करीबन 40 समथिंग चैप्टर है, तो हर चैप्टर से आपके 100+ एमसीक्यूज है, यानी कि आपके 1400+ एमसीक्यूज फिजिक्स के, इतने ही आपके केमिस्ट्री के हर चैप्टर से आपके बायो के एमसीक्यूज है। प्यारे बच्चों, सिलेबस कहाँ से बाहर आएगा, अगर आप बीएससी नर्सिंग सीपी एनईटी कॉमन फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यूपी में चलता है भाई। और बीएससी नर्सिंग कोई सी भी स्टेट का हो, मेनली आरयूएचएस एंड अदर स्टेट का आप कोई भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप पीसीबी के एमसीक्यू ले सकते हो। आपका कोई भी रिलेटिव, आपका कोई भी फ्रेंड्स लेना चाहता है तो आप उससे डीबी प्रो एजुकेशन के बारे में बताइए भाई। आप कहीं और से अगर कोर्स खरीदोगे ना, और जगह से अगर कोर्स खरीदोगे तो आपको 990-1000 रुपये में कोर्स मिलेगा, लेकिन आपका भाई आपके लिए पीसीबी के एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहा है भाई, पीसीबी का एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहा है। आप अगर लेना चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करिए 7877677460 पर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो भाई, ठीक है। अभी पिछले 2 दिनों में भाई काफ़ी स्टूडेंट्स ने प्राप्त कर लिए हैं, करीबन 50+ ऑर्डर हो चुके हैं, 50+ स्टूडेंट्स ने ले लिया है भाई। तो जो भी लेना चाहता है भाई जल्दी ले लीजिए। अब बताओ भाई, ब्रोमीन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, बताओ भाई। 96 में ब्रोमीन को नोबल गैस कौन सी होती है भाई, नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नोबल गैस हम निष्क्रिय गैसों को बोलते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ठीक है, नियोन हो गया आपका, ये आपकी क्या है, एक निष्क्रिय गैस है, आपकी, ओके। बताइए भाई, नोबल गैसेज आपकी यहाँ पे दे रखी है 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ज़रूरत होगी भाई, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए भाई ये निष्क्रिय गैस है, नोबल गैस है, ठीक है। ध्यान रखना, ब्रोमीन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी प्यारे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन की। 1 इलेक्ट्रॉन की, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी ब्रोमीन को कितनी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, Br, ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, ठीक है। नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी ब्रोमीन को। 1 इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त कर लेगा, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का, कैसा, नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा वो, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते ही कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, नोबल गैस जैसा, ओके। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अब बताओ भाई अगला क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है भाई, आंसर आपको दिखा दिया है। निम्न में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन खोकर, 2 इलेक्ट्रॉन कौन खोता है भाई, Mg, मैग्नीशियम, आपको पता है मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg+2 लिखते हैं हम। इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह अपने 2 इलेक्ट्रॉन है वो खो देता है, दान दे देता है, ये दे देता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन है वो त्याग देता है भाई, इसीलिए इस पर +2 आवेश आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं,
अगर इलेक्ट्रॉन प्राप्त कैसे करते हैं, जैसे OH हाइड्रोक्सी पे क्या आता है, माइनस आता है। क्यों? क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेप्ट कर लेता है। जब एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आता है। अगर ये डोनेट करते हैं, अगर ये डोनेट करते हैं, ठीक है, ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी Mg+2। क्यों आता है भाई +2, क्यों लिखते हैं हम मैग्नीशियम के ऊपर +2 क्यों लगाते हैं? क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, तब जाके अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर पाता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन खोता है, तब जाके अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर पाता है, अपना स्थायित्व प्राप्त कर पाता है, इसलिए। ठीक है, आपका राइट आंसर जो भी स्टूडेंट Mg लगा रहे हैं ना, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन, NaCl है एक, बताओ भाई NaCl एक है, क्या है NaCl, बताओ भाई क्या है NaCl, क्या है? एक परमाणु है, एक परमाणु है, एक विपरीत आयनों का समुच्चय है, इसमें यह सह संयोजक बंध है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है NaCl, बताओ भाई NaCl क्या है? 98 का करेक्ट आंसर दो, 98 का करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर भाई, जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है भाई, विपरीत आयनों का समुच्चय है। कैसा है भाई NaCl? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक विपरीत आयनों का समुच्चय है भाई, विपरीत आयनों का समुच्चय। क्या है? विपरीत आयनों का समुच्चय सोडियम क्लोराइड NaCl। अब वो कैसे हैं सर, हमें ये बताइए, NaCl विपरीत आयनों का समुच्चय कैसे है? सर आप देखिए, विपरीत आयनों के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? विपरीत आयनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। विपरीत आयनों के बीच की दूरी कितनी होती है भाई? बहुत कम होती है विपरीत आयनों के बीच की दूरी, ठीक है। और विपरीत दूरी इनमें कम होने के कारण, आयनों के बीच की दूरी इसमें कम होने के कारण इनका क्या होता है, आकर्षण बल है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कम होती है, बीच की दूरी कम होने के कारण क्या है, आकर्षण बल है वो भी कम होता है। आकर्षण बल कितना होता है भाई? ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा होता है, आकर्षण बल ज़्यादा होता है बीच की दूरी कम होने के कारण। जब आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रॉनों का समूह बन जाता है भाई। जब देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये देखिए NaCl क्या है? एक विपरीत आयनों का समुच्चय। अब क्यों है? क्योंकि विपरीत आयनों के बीच की दूरी कम होती है। अब दूरी कम होती है तो आकर्षण बल बढ़ जाता है भाई, दूरी कम होती है तो आकर्षण बल बढ़ जाता है। आकर्षण बढ़ने का मतलब विपरीत आवेश वाले आयनों का समूह बन रहा है, ठीक है, विपरीत आवेश वाले आयनों का समूह बन रहा है, वो क्या है? NaCl। NaCl आपका राइट आंसर होगा भाई, विपरीत आयनों का समुच्चय है NaCl। कैसे आयनों का? विपरीत आयनों का समुच्चय है NaCl, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, यह विपरीत आयनों का समुच्चय है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है भाई। जो भी स्टूडेंट बी लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है आपका। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है भाई? कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, बताओ भाई, करेक्ट आंसर बताओ। NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं Al धातु, एल्यूमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं सिल्वर धातु, कॉपर धातु। बताओ भाई क्या होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने है प्यारे बच्चों, बताओ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का चुनाव करो 99 में, 99 में राइट आंसर दो भाई, 99 में। वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं ना, वेरी गुड, उनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। AgNO3 विलियन, बिल्पन नहीं है ये, बिलियन है भाई, सही कर लेना इसको, बिल्पन नहीं है बिलियन है ये, सही कर लेना भाई, सही कर लेना इसको, बिलियन, ठीक है। क्या है? बिलियन। AgNO3 का बिलियन सिल्वर नाइट्रेट भाई, सिल्वर नाइट्रेट का क्या है? बिलियन है AgNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट का बिलियन एवं Cu, ठीक है। Cu क्या कह रहा है? कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है? ये कैसे कर रहा है सर, हमें ये तो बता दीजिए। AgNO3, AgNO3 को बोला क्या जाता है? सबसे फर्स्ट तो आप ये देखिए, AgNO3 को बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट अब विस्थापन अभिक्रिया कैसे प्रदर्शित कर रहा है? देखिए विस्थापन अभिक्रिया ऐसे प्रदर्शित कर रहा है, AgNO3 का विलयन है और एवं कॉपर धातु। अब कॉपर धातु जब हम अभिक्रिया करवाते हैं इसके साथ में तो क्या बनता है? कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 क्या बनता है भाई? कॉपर नाइट्रेट बनता है, कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट बनता है भाई, ध्यान रखना। सिल्वर नाइट्रेट है आपका, सिल्वर नाइट्रेट है तो इसमें से सिल्वर अलग निकल जाएगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर बन जाएगा, यानी विस्थापन हो रहा है, विस्थापन आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है भाई, एक दूसरे के बॉन्ड टूट रहे हैं,
ठीक है। NO3 नाइट्रेट किसके साथ में जुड़ा हुआ है, सिल्वर के साथ में, जो कॉपर के साथ में जुड़ गया, सिल्वर को अकेला छोड़ गया, तो AgNO3 प्लस Cu की अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो CuSO4 कॉपर सल्फेट कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। AgNO3 प्लस कॉपर की अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो CuNO3, ठीक है, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag बनेगा, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर बन जाएगा आपका, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन लगाओ भाई, अगला क्वेश्चन, ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं, धीमी गति से करते हैं, नहीं करते हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। भाई बताओ भाई, ठोस अवस्था कैसी है, ठोस है भाई, अवस्था ठोस है, बिल्कुल ठोस अवस्था है भाई। विद्युत संयोजन यौगिक विद्युत का क्या करेंगे, चालन करेंगे, नहीं करेंगे भाई, ठोस अवस्था है। 100 क्वेश्चन आपके सामने है भाई, 100वां क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है भाई, जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। देखिए क्या करते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं भाई, ठोस अवस्था में, ध्यान रखना, ठोस अवस्था में ही विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। विद्युत संयोजक यौगिक कब चालन करते हैं भाई, विद्युत का चालन करते हैं ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, धीमी गति से नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ये भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अब ये मत बोल देना सर द्रव्यमय करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया, ओनली फॉर ठोस के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे ठोस क्या करते हैं भाई, विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं जो कि क्या करते हैं, विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं ठोस अवस्था में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है भाई, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपका राइट आंसर। देखिए अब इसमें लगाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्कूल की घंटी, स्कूल में घंटी तो बजाई होगी आप लोगों ने भाई, पीरियड चेंज होते थे पहले बचपन में हम भी काफ़ी जाया करते थे भाई घंटी बजाने के लिए, बहुत ज़्यादा जाते थे भाई, पीरियड चेंज करने के लिए, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड। तो उस घंटी में, स्कूल की जो घंटी होती है वो किस धातु की बनी होती है भाई, क्योंकि यह घंटी धातु की बनी होती है, क्यों बनी होती है, क्योंकि यह कैसी है भाई, सोनोरस है, चालक है, तन्य है, आघात वर्ध है भाई, बताओ भाई, आघात वर्ध है भाई, बताओ कैसी स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, ये तो दे रखा है, धातु की बनी होती है, क्योंकि यह कैसी होती है भाई, सोनोरस होती है, चालक होती है, तन्य होती है, कैसी होती है ये मैं बता चुका हूँ आपको भाई, सोनोरस होती है भाई। देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, सोनोरस है। क्यों है, क्या है भाई, क्योंकि यह क्या है, सोनोरस है प्यारे बच्चों। बताओ भाई, कुछ आंसर लगाया करो यार, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। आप आंसर लगा नहीं रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता नहीं रहे, आप देखे जा रहे हो वीडियो भाई, आंसर भी तो लगाया करो। गलत हो जाता है कोई बात नहीं है भाई, गलत हो जाता है कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर तो बताओ। क्या होता है, स्कूल की घंटी धातु की तो बनी होती है, क्योंकि यह क्या होती है, सोनोरस होती है। क्यों होती है भाई, सोनोरस होती है। जब सोनोरस क्यों कहा जाता है भाई, क्यों कहा जाता है सोनोरस, जानते हो सोनोरस क्या होता है? सोनोरस जो होता है, जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। सोनोरस क्या होता है भाई, सोनोरस किसे कहा जाता है? सोनोरस उसे कहा जाता है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर क्या उत्पन्न करती है भाई, क्या उत्पन्न करती है, आवाज़ उत्पन्न करती है। कठोर सतह से जैसे ही टकराती है तो टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है। जैसे ही डंका से हम घंटी को बजाते हैं, स्कूल की घंटी में जैसे डंका से बजाते हैं, चाहे लोहा ले लो चाहे हम लकड़ी ले लें मजबूत वाली, तो क्या आवाज़ उत्पन्न करती है? जो आवाज़ उत्पन्न करती है जो धातु है कठोर सतह से टकराने पर, उनको हम सोनोरस धातु बोलते हैं। ठीक है, सोनोरस समझ में आ गया ना क्या होता है सोनोरस। अब अगला क्वेश्चन बताओ भाई, जो भी स्टूडेंट बायो की क्लास अटेंड करना चाहता है भाई, 2 बजे लाइव आती है, अटेंड कर सकता है। जो भी स्टूडेंट लाइव क्लास अटेंड करना चाहता है, 2 बजे आपकी बायो की लाइव क्लास आती है। ओके, 2 बजे आपकी बायो की लाइव क्लास आती है, आप अटेंड कर सकते हो। जो भी अटेंड करना चाहता है भाई, बीएससी नर्सिंग की जो भी प्रिपरेशन करना चाहता है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, आपके पैरामेडिकल फार्मेसी आपके है ना, सीपीएनईटी की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो आप, बीएससी नर्सिंग, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग, जहाँ पे 12th लेवल के एमसीक्यूज आते हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, किसके? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पीसीवी के आपके एमसीक्यूज आते हैं, तो वो एमसीक्यू आप ले सकते हो मेरे को कांटेक्ट करके मेरे से आप वो ले सकते हो। ओके,
बताओ भाई, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार तो है। यह धातु किसके गुणधर्म को प्रदर्शित करती है भाई? चमकदार है तो किसके भाई धात्विक चमक को प्रदर्शित करेगी भाई? ये तो बहुत सिंपल आंसर है, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर तो लगाओ यार, इसका आंसर तो लगाओ आप। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध रूप में धातु क्या है भाई? दे रखा है ना क्वेश्चन में, आंसर दे रखा है। शुद्ध रूप में कैसी होती है भाई? चमकदार हैं। जब वो चमकदार हैं तो धातु का कैसा गुणधर्म प्रदर्शित होगा भाई? धात्विक चमक ही तो प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि धातु की सतह चमकदार है तो धात्विक चमक के कारण ही तो वो चमकदार है भाई। क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन, सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से कराने पर पता चलता है कि यह, क्या पता चलता है भाई? सल्फर के दहन, सल्फर 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 कैसा होता है भाई? सल्फर वही पूछा है आपसे, सल्फर कैसा होता है अम्लीय क्षारीय, वही आपसे पूछा गया, बस क्वेश्चन घुमाया गया है। कैसे? सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच, यानी सल्फर का जब हम दहन करेंगे तो उत्पाद बनेगा। उत्पाद बनने की जांच किससे करेंगे भाई? लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह क्षारीय है या अम्लीय है, उदासीन है या फिर दोनों है। बताओ भाई, अब आपको पता होना चाहिए। सल्फर 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 की जांच भाई, सल्फर का जब हम दहन कराते हैं तो उत्पाद बनता है, तो उत्पाद के विलयन की जांच हम लिटमस पेपर से कराने पर पता चलता है भाई। जांच कराते हैं तो क्या पता चलता है? सल्फर का पता कब चलता है भाई? सल्फर के हम डायरेक्ट तो करा नहीं सकते भाई, लिटमस पेपर पर हम डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते सल्फर को, तो इसका जब हम दहन कराएंगे तो उत्पाद बनेगा। उत्पाद बनेगा तो उत्पाद की जांच कैसे करेंगे हम? विलयन के उत्पाद की जांच हम लिटमस पेपर पर पता करेंगे भाई कि ये अम्लीय है, अम्लीय है, क्योंकि सल्फर कैसा होता है भाई? अम्लीय होता है। ठीक है, सल्फर अम्लीय होता है, अम्लीय आपका राइट आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय। अम्लीय आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। 103 आपका राइट आंसर होगा बी अम्लीय भाई। सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच, ठीक है, सल्फर का जब हम दहन करवाएंगे, जब हम जलाएंगे तो बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से कराने पर पता चलता है कि यह क्या? अम्लीय है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये तो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बताओ भाई, निम्न में से कौन सा उपधातु है? पता है क्या उपधातु कौन सा है भाई? बताओ, निम्न में से कौन सा उपधातु है? बताओ भाई कौन सा है? जिंक है, कैल्शियम है, जीई है या फिर जर्मेनियम बोला जाता है भाई? जीई को क्या बोला जाता है? जर्मेनियम बोला जाता है, जर्मेनियम है या फिर क्या है? कार्बन है। बताओ भाई कौन सी है उपधातु भाई? उपधातु कौन सी है? जर्मेनियम है भाई उपधातु, ध्यान रखना। जर्मेनियम क्या है? एक उपधातु है। जर्मेनियम क्या? उपधातु है, उपधातु। आपका राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। जर्मेनियम उपधातु है। ठीक है, जर्मेनियम कैसी धातु है? एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। जर्मेनियम कैसी है? एक उपधातु है, जर्मेनियम। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मेनियम करेक्ट आंसर है। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवों से विस्थापित करता है भाई? बताओ भाई, लवों से विस्थापित करता है, क्या क्या करता है? बताओ भाई, बताओ राइट आंसर बताओ भाई। बताओ भाई, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवों को सही कर लेना भाई, लवणों, ये लवणों होगा। ठीक है, लवणों से विस्थापित कर सकता है भाई उसको। बताओ भाई क्या होगा? निम्न में से लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है भाई? किस धातु को अपने लवणों से विस्थापित कर सकता है भाई? बताओ, किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? लोहा। बताओ भाई, सोडियम को, पोटेशियम को, मैग्नीशियम को, कॉपर को, क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ भाई, अपने लवणों से किसको विस्थापित कर सकता है? लोहा। बताओ भाई, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर का चुनाव करना होगा भाई। कॉपर, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट डी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है भाई कॉपर। जो भी लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, कॉपर। ठीक है, लोहा निम्न में से किस धातु को अपने लवणों से लवों को ठीक कर लेना भाई, लवणों होगा। ठीक है, लवणों होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, अपने लवणों से विस्थापित कर सकता है भाई कॉपर। ठीक है, कॉपर को अपने लवणों से विस्थापित कर सकता है, बाकी किसी को नहीं कर सकता है। इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए हैं इनमें से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, बाकी किसी को नहीं कर सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, कॉपर को विस्थापित कर सकता है, बाकी किसी को विस्थापित नहीं कर सकता है। आपका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले क्या?
बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे प्यारे रसगुल्लो हमारे प्यारे रसगुल्लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये आंसर अगर आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो आप सीधा ठोक के आओगे, ये तो मेरे को कंफर्म पता है भाई। ये आंसर अगर आपको आते हैं तो ये तो आप सीधा ठोक के आओगे, करेक्ट आंसर मेरे को पता है। बताओ भाई, अब बताओ अगला, बताओ भाई, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? बताओ भाई, कौन अपचायक है? 3MnO2, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड भाई, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसमें मैग्नीज प्लस 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहे हैं भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहे हैं और मैग्नीज अलग हो रहा है भाई, मैग्नीज यहाँ पे अलग हो रहा है। तो अपचायक कौन होगा भाई? अपचायक कौन होगा बताओ भाई, राइट आंसर लगाओ। इसमें चारों ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, चारों ऑप्शन आपके सामने है, लगाओ क्या होगा, राइट आंसर लगाओ। राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर जो भी मैग्नीज लगा रहे हैं, वेरी गुड, मैग्नीज होगा भाई। क्यों क्या लगा रहे हो आंसर, क्या लगा रहे हो? मैग्नीज होगा आपका। राइट आंसर क्या होगा? Mn, मैग्नीज होगा प्यारे बच्चों, मैग्नीज होगा, मैग्नीज। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? कौन है अपचायक? मैग्नीज है। अब मैग्नीज कैसे सर अपचायक, ये तो बता दीजिए हम, मैग्नीज कैसे हैं? क्यों अपचायक कौन होता है? अपचायक कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूसरों को अपचयित कर देता है। अपचायक किसको बोला जाता है भाई? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दूसरों को अपचयित कर देता है, दूसरों को क्या कर देता है? अपचयित कर देता है, उसको हम अपचायक बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरों को ऑक्सीकृत कर देता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरों को ऑक्सीकृत कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अपचायक पूछा है, तो अपचायक कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूसरों को अपचयित कर रहा है भाई। तो मैग्नीज क्या काम कर रहा है? मैग्नीज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दूसरों को अपचयित कर रहा है भाई, दूसरों को अपचयित कर रहा है, यानी कि क्या बना रहा है भाई? क्या बना रहा है? मैग्नीज तो अलग हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन त्याग कर अलग हो गया, मैग्नीज तो अलग हो गया, और दूसरों को क्या कर दिया? अपचयित कर दिया, यानी कि क्या बन गया आपका? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका बन गया, यानी दूसरों को इसने अपचयित कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग कर खुद अलग हो गया भाई। मैग्नीज आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है भाई? बताओ, लोहे पर भाप की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बताओ भाई, कौन सी गैस उत्पन्न होती है? राइट आंसर लगाओ, इसमें क्या होगा? राइट आंसर लगाओ, चारों ऑप्शन आपके सामने प्यारे बच्चों। बस क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है आपके लिए, मेरे प्यारे रसगुल्लों के लिए क्वेश्चन घुमाया गया है भाई, आपके लिए क्वेश्चन घुमाया गया है। लोहे पर भाप की अभिक्रिया कौन सी गैस उत्पन्न करती है भाई? भाप किस में से निकलती है भाई? जल में से ही तो निकलेगी, भाप तो जानते होंगे, ये आपको घुमाने के लिए दिया गया है भाप। बाकी भाप का मतलब वही होता है H2O, जल, ठीक है, जल। लोहे पर भाप की अभिक्रिया यानी जल की जब अभिक्रिया करवाएंगे हम, भाप में क्या होती है भाई? भाप में H2O होती है, ठीक है, H2O जल की तो होती है, भाप जल की तो बनती है भाई, भाप जल की ही तो भाप बनती है। तो लोहे पर हम क्या करवा रहे हैं भाई? H2O की अभिक्रिया करवा रहे हैं, यानी भाप की अभिक्रिया करवा रहे हैं हम फेरस पे, ठीक है। फेरस पे जब हम भाप की अभिक्रिया करवा रहे हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी प्यारे बच्चों? क्योंकि देखिए फेरस पे हम भाप की अभिक्रिया करवाएंगे। आप समझो यार, आंसर दिया करो, आप ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा यार, आंसर दिया करो। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं उनका वेरी गुड मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपका राइट आंसर है हाइड्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर है हाइड्रोजन। अब वो कैसे है हाइड्रोजन? क्योंकि लोहे को क्या बोलते हैं? फेरस होता है इसका सूत्र, ठीक है, फॉर्मूला इसका फेरस होता है। इसकी भाप के साथ में भाप क्या होते हैं भाई? H2O, जल को ही तो भाप बोलते हैं, जल की तो भाप बनती है, ठीक है। इसकी अब जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? फेरस ऑक्साइड प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस ही तो निकलेगी भाई, हाइड्रोजन गैस ही तो निकलेगी। आप कैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमोनिया निकाल रहे हो भाई? कैसे आप ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमोनिया निकाल सकते हो? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बताओ भाई, लोहा अभिक्रिया करता है किसके साथ अभिक्रिया करता है? बताओ भाई, मेरे को ये बताओ, लोहा किसके साथ अभिक्रिया करता है? ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, गर्म जल के साथ, सभी के साथ। बताओ क्या है? बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल आंसर है, अभी बताया मैंने, बहुत सिंपल आंसर है भाई, बहुत सिंपल आंसर है। लोहा फेरस बताओ भाई किसके साथ में अभिक्रिया करता है? लोहा फेरस किसके साथ में अभिक्रिया करता है? अब ये मत सोच लेना आप किस है सर, लोहा किसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है सर? हम तो लोहा की एक कील ले लेंगे, भाप के आगे रख देंगे, क्रिया कर ही नहीं रहा सर ये तो। लोहे की कुछ और वस्तु ले लेंगे, उसको भाप में रख देंगे, सर ये तो क्रिया कर ही नहीं रहा। आप क्या बोल रहे हो आप भाई? यहाँ पर राइट आंसर है ना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा।
यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भाप के साथ, जो मैंने आपको अभी बताया। भाप को क्या बोलते हैं हम? जल के साथ में, ठीक है, जल के साथ में भाप को क्या बोलते हैं हम? जल, ठीक है। भाप के साथ में अभिक्रिया करता है, कैसे करता है? भाप के साथ में अभिक्रिया कैसे करता है? लोहा अभिक्रिया करता है भाप के साथ में, तब जाकर हाइड्रोजन गैस निकलती है, तब जाके हाइड्रोजन गैस निकलती है आपकी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, भाप के साथ में। भाई ध्यान रखना, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करवा रहा भाई जल। आप कहीं ऐसा एग्जाम्पल लेके बैठ जाओ कि सर हम तो लोहे की वस्तु, हमने कोई भी चीज़ ले ली, लोहे की हमने कोई भी चीज़ ले ली, लोहे का हमने पीपा ले लिया, चाहे परात ले लिया, कुछ भी ले लिया, हम वहाँ जल में डाल देंगे उसको तो वो अभिक्रिया करेगा, जंग लग जाएगी, संचारण हो जाएगा। सर क्या कर रहे हो आप? भाई लोहा, फेरस के बारे में यहाँ पे पूछा गया। फेरस भाप के साथ में अभिक्रिया करता है, ओनली फॉर भाप के साथ में अभिक्रिया करता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। अब अगला क्वेश्चन बताइए भाई, अगला का एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह हैं भाई, बताओ। एमजी के जब हम दहन करवाते हैं, एमजी को जब हम जलाते हैं तो श्वेत चमकदार लौ उत्पन्न होती है। मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस की क्लास में प्यारे बच्चों। जो भी स्टूडेंट नए हमारे चैनल पे तो प्रीवियस के क्लासेस देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हमने बता दिए हैं। बताओ मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो कैसे होते हैं? मैग्नीशियम के दहन से, वेरी गुड, क्षारीय। जो भी स्टूडेंट लगा रहे हैं क्षारीय, भाई मैग्नीशियम क्षारीय होता है, मैग्नीशियम क्षारीय होता है, मैग्नीशियम क्षारीय होता है। तो उत्पादक कैसे बनेंगे भाई? क्षारीय ही तो बनेंगे, क्षारीय ही तो बनेंगे भाई, क्षारीय ही तो बनेंगे। आप सर ये बोल दो क्षारीय कैसे बता रहे हो? सर क्षारीय होता ही है, इसीलिए सर क्षारीय बता रहे हैं आपके। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षारीय। ओके, क्षारीय आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, क्षारीय होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम भी क्षारीय होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं आपके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ, आपके गोल की तरफ, आपके मुकाम की तरफ। आप मुकाम हासिल करने के लिए जा रहे हो भाई, आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताओ भाई 100+ क्वेश्चन निकल चुके हैं आपके इसी प्रकार के, जैसे कि आपका ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, इसका शायद थर्ड भाग है, इसका शायद थर्ड भाग है। आपको इसी प्रकार के एमसीक्यू मिलेंगे, जैसे इस तीसरे चैप्टर में 110 क्वेश्चन तो हो चुके हैं और अभी तो एक क्लास हो जाएगी, यानी कि आपके 140+ क्वेश्चन है आपके तीसरे चैप्टर से। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों किसी चैप्टर से 2-2 से क्वेश्चन भी हमने लिए हैं, किसी से 100+ के एमसीक्यू, तो हर चैप्टर से 100+, तो 100+ एमसीक्यू तो आपके हर चैप्टर से लिए हैं हम लोगों ने। तो इसी प्रकार कोई चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन, 2-2 से क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं, 2-2 से। तो आप अगर ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस लेना चाहते हो हर चैप्टर के, तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार की पीडीएफ देखिए, आपको इसी प्रकार की पीडीएफ देखेगी भाई, इसी प्रकार की पीडीएफ आपको देने को मिलेगी भाई, इसी प्रकार से क्वेश्चंस का सेटलमेंट होगा, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है वो ले सकता है। अब तो पीसीवी की और अवेलेबल है भाई, आपका भाई आपके लिए पीसीवी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एमसीक्यूज भी लेकर आ चुका है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एमसीक्यूज भी आप ले सकते हो। जीएनएम के संग में आप बीएससी नर्सिंग, सीपीएनईटी, फार्मेसी एंट्रेंस टेस्ट की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, पैरामेडिकल भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बताओ भाई कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो। कॉपर किस में उपस्थित? वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से अभिक्रिया करता है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, ये तो फालतू का आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कॉपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है, जिससे उसके सतह पर भूरे रंग की चमक समाप्त होकर किसमें? हरे रंग की परत चढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड से अगर अभिक्रिया करेगा, कॉपर को आप बाहर छोड़ेंगे तो अभिक्रिया करेगा तो भूरे रंग की चमक समाप्त हो जाएगी उसकी, और हरे रंग की परत जम जाएगी, जैसे चांदी पे जमती है ना, ऐसे संचारण की तरह हो जाएगा। तो यह हरा रंग किसका होगा भाई? जब ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आ रहा है ये CO2 के संपर्क में, तो क्या बनेगा भाई? CO2 के संपर्क में आ रहा है तो कॉपर ऑक्साइड ही तो बनेगा। बताओ मेरे प्यारे रसगुल्ले, जो भी आंसर ए लगा रहे हैं उनका राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चे जो भी ए ऑप्शन लगा रहे हैं करेक्ट आंसर है कॉपर ऑक्साइड। सर कॉपर ऑक्साइड कैसे बना रहे हो हम? सर कॉपर ऑक्साइड आपके लिए इसलिए बना रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर किसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है? कॉपर यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, CO2 के साथ में जब ये अभिक्रिया कर रहा है क्या बनाएगा? CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस
कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा भाई, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO, ठीक है। क्या बना रहा है, CuO प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है और कॉपर ऑक्साइड बनाने की वजह से ही, इस कॉपर ऑक्साइड की बनाने की वजह से ही इसकी परत किसकी चढ़ जाती है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है, क्योंकि यह क्या बना लेता है, CO2 के साथ में अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड ये बना लेता है, इसलिए हरे रंग की परत चढ़ जाती है। मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे लॉलीपॉप्स, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जो भी स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट जो भी ए लगा रहे हैं, करेक्ट आंसर होगा आपका। तो ये आपकी 30 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट होते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आपकी 30 क्वेश्चंस की सीरीज है वो कंप्लीट होते हुए आप देखिए भाई, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप PDF प्लस में हर न्यूज़ लाइव की इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। लाइव क्लासेस के शेड्यूल में अगर कोई परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। प्लस में आप भाई बताइए मेरे को, आपका कितना स्कोर रहा, आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी। अगर 30 में से जो भी स्टूडेंट जिसके भी 25 प्लस नंबर है उसकी प्रिपरेशन ठीक है, जिसके भी 25 से कम नंबर आ रहे हैं उनकी प्रिपरेशन ठीक है भाई, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और भी स्टडी करने पर ध्यान दे भाई, और भी स्टडी करने पर ध्यान दे। लाइव क्लास अटेंड करें, आपकी शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलती है, शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है साइंस की, ओके। और आपकी 2 बजे लाइव क्लास चलती है वो बायोलॉजी की चलती है। और इन सब्जेक्ट्स के इनके साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस में आप साइंस के MCQ लेना चाहते हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो 7877677460 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है। अगर आपके भाई से आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप कोई भी मदद चाहिए तो आपका भाई 24/7 आपके साथ में खड़ा है, आप कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हो प्यारे बच्चों। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँ, चैनल के साथ में जरूर जुड़े। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों करते हैं फिर लाइव क्लास को स्टॉप करते हैं लाइव क्लास को स्टॉप करते हैं भाई। मिलते हैं नेक्स्ट कमेंट के साथ। भाई कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, क्योंकि DB प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि बच्चों के कमेंट्स पे, बच्चों के डाउट्स पे वीडियो प्रोवाइड कराता है। आपका क्या डाउट है, क्या आपकी कैसी क्लास लगी, आपको क्लास कैसी लगी, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलते हैं फिर, कमेंट करके ज़रूर बताना आप क्लास कैसी लगी। करते हैं लाइव को स्टॉप। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव में आपकी कल दोपहर 2 बजे की बायो की क्लास में लाइव में मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।